चलें फिर क्लास का आगाज करते हैं। आज का आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 14। 14 नंबर टेस्ट हम रिसोल्व करेंगे। याद रखें, बार बार क्लासेस में मैं आपको बताता हूं कि ये जो टेस्ट हैं, स्पेशली तौर पे जिनका हमने आगाज किया हुआ है, 44 जो टेस्ट हैं जिनको हम उल्टी गिनती में वापस आ रहे हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं। थ्योरी की आप लोगों के पास 14 वीडियोस हैं जिनमें थ्योरी का खुलासा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं क्योंकि वो सिर्फ याद रखने वाली होती हैं। एक जिस तरह से पिछली क्लास में था कि फुरगोने तस का एक्सीडेंट ज्यादा किस वक्त होता है, या स्पेशल कुछ चीजें गाड़ियों के हिसाब से, तो वो ऐसी चीजें हैं जो कि हम इन टेस्ट से हमने जो है ना हमें सीखने को मिलती हैं। इस वजह से थ्योरी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो टेस्ट हैं इनके जो सवाल हैं इनसे भी हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। इनको ध्यान से समझ के किया करें, सिर्फ क्वेश्चन का देख के क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, बल्कि हर सवाल से रिलेटेड जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको मुकम्मल तौर पे क्लियर करने की कोशिश किया करें। इससे ये होगा कि एक एक सवाल के साथ हमारे तीन तीन चार चार पांच पांच क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है: Como norma general, en una autopista está permitido circular a 50 kilómetros por hora। नॉर्मा जनरल क्या कहता है? आमतौर पे ऑटोपिस्टा पे क्या हम 50 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं? क्या हमें इजाजत है गाड़ी चलाने की 50 की स्पीड पे? ऑप्शन ए कहता है नो, ऑप्शन बी कहता है सी, और ऑप्शन सी कहता है नो। अब मुझे ये पता है कि ऑटोपिस्टा पे 60 से कम स्पीड पे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब 50 की स्पीड पे नहीं चला सकता। बाकी आगे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ने से पहले मुझे ये पता चल गया कि ऑप्शन बी दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं हाँ 50, आमतौर पे आप 50 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक कहता है नो, कम से कम स्पीड 60 है, मिनिमा hay que circular es 60, और ऑप्शन सी कहता है मिनिमा a la que hay que circular es 100। तो अब और ज्यादा आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि ऑटोपिस्ता ऑटोबिया पे मिनिमम स्पीड कितनी है? 60 है या 100 है? तो दुरुस्त जवाब है सारी गाड़ियों के लिए मिनिमम स्पीड, कम से कम स्पीड ऑटोबिया ऑटोपिस्ता पे 60 है। इस वजह से दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन ए। मैक्सिमम स्पीड कितनी है ऑटोपिस्ता ऑटोबिया पे? तो उसके लिए हमने देखना है गाड़ी कौन से ग्रुप में है। स्पीड के लिहाज से, अब स्पेशली तौर पे आबादी से बाहर जो स्पीड है उसके लिहाज से गाड़ियों को तीन ग्रुप में तकसीम किया जाता है: ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में सारी तेज रफ्तार गाड़ियां हैं। कौन सी हैं? तुरिस्मो, मोटोसिक्लेटा, ऑटो कारावाना, जो छुट्टियों जिसके अंदर बेड वगैरह लगा होता है, 3500 kg तक। ठीक है, ऑटो कारावाना, लेकिन इसके लिए यह है कि ये 3500 kg तक। और पिकअप, ये चार हैं। इनका ऑटोपिस्ता पे ज्यादा से ज्यादा स्पीड इनकी है 120, और एक कार्रेटेरा कन्वेंशनल पे या एक आम रोड जो वादी से बाहर होता है वहां पे इसकी कितनी है? 90। अब जो दूसरा ग्रुप है उसमें सिर्फ तीन गाड़ियां हैं। कौन सी तीन गाड़ियां हैं? इसमें है autobús, derivado de turismo और vehículo mixto। अब इनके लिए ऑटोपिस्ता पे कितनी है? 100। और आम रोड पे कितनी है? पहले की तरह 90। और बाकी जो तीसरा ग्रुप है उसमें मैं बोलूंगा रेस्तो, बाकी सारी गाड़ियां, बाकी सारी गाड़ियां उनकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितनी है ऑटोपिस्ता पे? 90। और कम से कम कितनी है? तीनों की ऑटोपिस्ता पे बेशक एक की मैक्सिमम 120 है, दूसरे की 100 है, तीसरे की 90 है, लेकिन मिनिमम तीनों की कितनी है? 60। और आम रोड पे तीसरे ग्रुप वालों की कितनी है? 80। आम रोड पे मिनिमम कितनी है? मैक्सिमम का 50%। अगर पहले ग्रुप की 90 है तो इनकी मिनिमम कितनी होगी? 45।
दूसरे ग्रुप की भी मिनिमम 45। तीसरे ग्रुप की मिनिमम कितनी, अगर 80 है तो इसका कम से कम 50% इसका होगा 40। और अब कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जैसा कि क्वाद्रिसिक्लो। क्वाद्रिसिक्लो जो लिखेरो नहीं होता, सिक्लो मोटर वाला नहीं, जो नॉर्मल क्वाद्रि 4 टायरों वाला जो मोटरसाइकिल होता है क्वाद्रिसिक्लो, उसकी मैक्सिमम स्पीड है क्वाद्रिसिक्लो। वो इन तीनों ग्रुपों में नहीं आता है, ये अलहदा से कभी कभार उसका भी सवाल आता है, इस वजह से वो भी याद रखना चाहिए। 70 उसकी यहाँ पे है, आउटोपिस्ता पे। और 70 ही उसकी, क्योंकि इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता। अब अगर 70 है उसकी आउटोपिस्ता पे, तो मिनिमम कितनी हुई उसकी आउटोपिस्ता पे? थर्ड नहीं, आउटोपिस्ता पे अमन पूछ रहा हूं मैं। दिमाग खोल के, 6 के 6 सेंटीमीटर खोल के, आउटोपिस्ता पे कितनी मिनिमम है अगर मैक्सिमम 70 उसकी तो? वैसे कमाल नहीं हो गया? ये दो लोग जिन्होंने 35 लिखा है, वाकई अपना दिमाग बंद करके बैठे हुए। मैंने कहा है 120 पहले ग्रुप की है, 120 की मिनिमम कितनी आउटोपिस्ता पे? 60। दूसरे की 100 है, इसकी कितनी है? 60। तीसरे की 90 है, इसकी कितनी है? 60। 35 आप कहां से ले आए? 50% सिर्फ और सिर्फ देखना होता है आम रोड पे, कार्रेतेरा कॉन्वेंशनल पे। 3 दफा तो अभी मैंने बताया कि आउटोपिस्ता पे मिनिमम सबकी 60 है। तो यहां पे मैक्सिमम 70 है आउटोपिस्ता पे, और मिनिमम 60 जैसे सब की है। और carretera कन्वेंशनल पे मैक्सिमम 70 तो मिनिमम होगी 35। अगला सवाल। ¿Qué documento acredita la matriculación de turismo y autoriza su circulación por vías públicas? कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, कौन सा पेपर होता है जिससे हमें पता होता है कि ये गाड़ी रजिस्टर है, मात्रिकुलादो है और सड़क पे चलने के काबिल है? मतलब उसको सड़क पे चलने की इजाजत होती है। Autoriza su conducción, circulación por las vías públicas. ऑप्शन ए कहता है certificado de seguro obligatorio, लाजमी इंश्योरेंस। ऑप्शन बी कहता है permiso de circulación। और ऑप्शन सी कहता है tarjeta de inspección técnica। तो वो डॉक्यूमेंट जिससे हमें पता चलता है गाड़ी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड और पब्लिक सड़क पे आने की परमिशन होती है, वो है permiso de circulación, जिस तरह से उसका नाम बोल रहा है, permiso de circulación। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब। अगला सवाल कहता है en vías interurbanas, आबादी से बाहर, por dónde debe circular un ciclomotor cuando no existe un carril exclusivo para ciclomotores? आबादी से बाहर एक सिक्लोमोटर कहां पे चलाया जाएगा अगर उसके लिए स्पेशल तौर पे ट्रैक नहीं है? आबादी से बाहर की बात हो रही। ऑप्शन ए कहता है por el arcén de la derecha si fuera transitable y suficiente। दाएं जाने वाले आर्सेन पे अगर वो ट्रांसिताबले है, उसके ऊपर से गुजरा जा सकता है, इसुफिशियंटे और काफी है। ऑप्शन बी कहता है por el carril derecho en cualquier caso, हमेशा राइट साइड वाले ट्रैक पे। और ऑप्शन सी कहता है por la calzada, सड़क पे जहां पे आम गाड़ियां गुजरती हैं, जहां से किसी भी सूरत में। तो यहां पे मुझे कौन सा कंसेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है? तो मेरा कंसेप्ट है वो, जो क्लियर होना चाहिए वो ये कि कौन सी गाड़ियां हैं जो कालसादा पे, अगर आर्सेन मौजूद है तो वो कालसादा पे नहीं जा सकती। ठीक है, कालसादा बोल लें जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, और साथ वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं आर्सेन। तो कुछ गाड़ियां हैं जिनके लिए लाजिम
लाजमी है कि वो आर्सेन पे चले, जिनमें सिक्लोमोटोर, सिक्लो साइकिल, सिक्लोमोटोर, पेआतोन, उसके साथ साथ vehículo de movilidad de personas, vehículo de personas de movilidad reducida, माजूर लोगों की जो गाड़ी होती है, जो साइकिल की रेस के पीछे जो गाड़ी होती है वो vehículos especiales, जो पीछ होते हैं, व्हीकल्स स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो जिनकी मैक्सिमम 40 की स्पीड होती है और उनके ऊपर येलो कलर की लाइट होती है, वो अगर उनकी जो वजन है, जो उनका मासा मैक्सिमम वो 3500 kg से कम है, तो ये वो सारी गाड़ियां जिनके लिए लाजमी है कि वो आर्सेन पे चले। अगर आर्सेन मौजूद है तो इन्होंने आर्सेन पे ही जाना है। लेकिन अगर आर्सेन मौजूद नहीं है तो फिर ये calzada की दाएं जानिब आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, por donde debe circular ciclomotor cuando no exista su carril, अगर उसका ट्रैक नहीं है, स्पेशल सिक्लोमोटर का ट्रैक नहीं है, तो मुझे पता है आबादी से बाहर कहाँ जाएगा, आर्सेन पे, por el arcén de la derecha, si fuera transitable y suficiente। अगला सवाल देखिए, depende de la distancia de detención, डिस्टेंसिया de detención किस चीज पे डिपेंड करती है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि distancia de detención कहते किसे। तो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि distancia de detención कहते किसे। तो आप इमेजिन करें, आप इस तरह से जा रहे हैं गाड़ी पे और यहाँ पे आपको एक सड़क के ऊपर पत्थर गिरा हुआ नजर आता है। ठीक है, अब यहां से आपको ये पत्थर नजर आया पहली दफा, तो यहां से लेकर जब तक देखने के बाद आपका पांव ब्रेक के ऊपर नहीं जाता, जो आप फासला तय करते हो उसे कहते हैं distancia de reacción। मेरा पाँव ब्रेक तक जाने तक, ब्रेक मैंने अभी प्रेस नहीं की, ब्रेक तक जाने तक जो फासला है उसे कहते हैं distancia de reacción। अब जब मेरा पाँव ब्रेक के ऊपर आ गया, वहां से लेकर गाड़ी रुकने तक जो फासला है इसे कहते हैं distancia de frenado। अब ये जो दोनों फासले हैं, इनको अगर इनकी जमा की जाए तो ये बन जाता है distancia de detención, जिसके बारे में मुझे पूछा जा रहा है। अब ये जो distancia de detención है, ये हर उस चीज पे डिपेंड करेगा जो ऊपर वाला दोनों में से कोई भी बढ़ाएगा। अब distancia de reacción, रिएक्शन का फासला कब बढ़ता है, जब मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, मैंने मेडिसिन को ली हुई है, मैं नशे में हूं, उस वक्त मेरा पाँव ब्रेक तक जाने तक ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जब ज्यादा टाइम लगेगा तो गाड़ी उतनी देर में ज्यादा फासला तय करेगी। इस वजह से किस चीज पे डिपेंड करता है, मेरे tiempo de reacción पे। किस चीज पे डिपेंड करता है, मेरी distancia de frenado पे। और किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली मेरी स्पीड पे। लेकिन स्पीड यहाँ पे ना भी होती फिर भी ये जमा किसकी थी, tiempo de reacción की और distancia de frenado की। ठीक है, यहाँ पे अगर distancia de reacción आ जाता तो वो भी सेम ही चीज थी। मतलब जब से मैंने ये पत्थर देखा है वहां से लेकर मेरा पाँव ब्रेक तक जाने तक जो टाइम गुजरता है इसको कहते हैं tiempo de reacción, और जो फासला गुजरता है उसको कहते हैं distancia de reacción। तो क्योंकि distancia de detención इन दोनों की जमा है, तो जो जो चीजें इनको ज्यादा करती हैं उन पे ये डिपेंड करता है, स्पीड, tiempo de reacción और distancia de frenado। इसलिए यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि कह रहा है सिर्फ और सिर्फ स्पीड, और ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि कह रहा है सिर्फ और सिर्फ गाड़ी किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है। नो, दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ¿qué vehículos pueden circular por un carril habilitado en sentido contrario al habitual por razones de fluidez? ¿Qué vehículos, कौन कौन सी गाड़ियां pueden circular चलाई जा सकती हैं por un carril habilitado en sentido contrario, ऐसे ट्रैक पे जो sentido contrario मतलब मुखालिफ सिमत जिस पे ट्रैफिक खोल दी गई है। por razones de fluidez, मेन यहाँ पे चीज ये है
किस वजह से खोली गई है? ताकि ट्रैफिक रवां दवां रहे, कोई और वजह नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई सड़क पे ओबरा नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में जो गाड़ियां आप मुखालफ सिमत भेजते हो वो सारी गाड़ियां नहीं होती वाले। तो कौन कौन सी गाड़ियां जा सकती हैं दूसरी साइड पे फिर, जब सिर्फ मकसद है कि ट्रैफिक रवां दवां रहे? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, लोस तुरिस्मोस। नहीं, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, लास मोटोसिक्लेटास y los turismos sin remolque। मोटरसाइकिल और तुरिस्मो बिना ट्रॉली के वो जा सकती हैं दूसरी साइड पे। हाँ, अगर हमें कहा जाए कि दूसरी साइड पे जाना पड़ गया है, सेंटीडो कॉन्ट्रारियो पे जाना पड़ गया है, अगर सामने ओबरा हो रहा है, तो फिर सारी गाड़ियां जा सकती हैं। लेकिन अगर लिखा हो por razones de fluidez, फ्लूइडेस होता है ट्रैफिक को रवां रखने के लिए, तो उस सूरत में सिर्फ मोटरसाइकिल जा सकते हैं और तुरिस्मो सिन रेमोल के जा सकते हैं। autobuses नहीं जा सकती और turismo con remol के नहीं जा सकती। इस वजह से ऑप्शन ए और बी गलत है। Esta señal prohíbe cambiar de dirección a la izquierda। अगर ये निशान आपके सामने आए तो क्या आपको लेफ्ट मुड़ने से मना कर रहा है? ऑप्शन ए कहता है सी, pero no prohíbe girar a la derecha। राइट मुड़ने से मना नहीं कर रहा, लेफ्ट मुड़ने से मना कर रहा है। ऑप्शन बी कहता है सी, porque prohíbe realizar cualquier giro। बिल्कुल लेफ्ट मुड़ने से मना कर रहा है, क्योंकि कोई किसी किस्म का भी हीरो मुड़ने से मना कर रहा है। और ऑप्शन सी कहता है नो। तो ये क्योंकि लिखा हुआ है कि आप यू टर्न नहीं ले सकते, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ यू टर्न ही नहीं आप ले सकते। हाँ, अगर इसकी जगह पे होता कि आप, इसी तरह का निशान है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते, ठीक है, इस तरह के निशान के ऊपर ये लिखा होता, तो उस सूरत में आप ना लेफ्ट मुड़ सकते हो ना यू टर्न ले सकते हो। लेकिन जो यू टर्न वाला है वो सिर्फ उसका अपना है। अगर कोई निशान होता है आपको कहता है राइट नहीं मुड़ सकते, तो वो सिर्फ राइट मुड़ने से मना कर रहा है। अगर कोई निशान बोल रहा है आप यू टर्न नहीं ले सकते, तो वो सिर्फ यू टर्न से मना कर रहा है। लेकिन अगर एक निशान कहता है कि आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते, तो इसका मतलब है वो दो चीजों से मना कर रहा है, एक लेफ्ट मुड़ने से और दूसरा यू टर्न लेने से। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कह रहे हैं कि तुम लेफ्ट नहीं मुड़ सकते यहां से, तो यू टर्न लेने के लिए पहले मैंने क्या करना है? लेफ्ट मुड़ना है, फिर पीछे आना है। इस वजह से यहां पे जब लेफ्ट मुड़ने से मना किया जा रहा हो तो यू टर्न भी उसमें आ जाता है वाले। लेकिन यहां पे लेफ्ट मुड़ने से मना नहीं कर रहा, इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। Prohíbe cambiar de dirección a la izquierda? No, no prohíbe। अगला सवाल, ¿están obligados a usar cinturón de seguridad los pasajeros de un taxi? एक टैक्सी के पैसेंजर्स जो हैं, क्या उनको इस्तिस्ना है सीट बेल्ट इस्तेमाल करने से? मतलब उनको इजाजत है कि वो ना बांधें? ऑप्शन ए कहता है नो, नहीं इजाजत। ऑप्शन बी कहता है हाँ, सिर्फ और सिर्फ अ, जब वो आगे वाली सीटों पे बैठे हुए हों तो उनको इजाजत है ना पहनने की। और ऑप्शन सी कहता है हाँ, están obligados। सॉरी, सवाल कह रहा है क्या उनके लिए लाजम है कि वो सीट बेल्ट बांधें? ऑप्शन ए कहता है नहीं लाजम। ऑप्शन बी कहता है हाँ लाजमी है, सिर्फ जब आगे वाली सीटों पे होंगे तब। मतलब अगर पीछे बैठे हुए हैं तो लाजमी नहीं है उनके लिए। और ऑप्शन सी कहते हैं हाँ लाजमी है, एक्सेप्ट तो सिवाय cuando circulen en tráfico urbano, जब आबादी के अंदर जा रहे हो, no superen 135 centímetros de estatura y viajen en asientos traseros। क्या कह रहा है यहाँ पे? बिल्कुल आपको लाजमी है आपके लिए कि आप सीट बेल्ट बांधें, सिर्फ इजाजत उनको है सिवाय उनके जो 135 सेंटीमीटर से कम एज के हैं। मतलब आपके साथ बच्चे हैं, आप बाजार शॉपिंग करने गए हो, तो आपने वापस आना है, जाहिर सी बात है, आप अपने सीट साथ तो नहीं लेके जाएंगे बच्चे की। तो अगर आपने शहर के अंदर शॉपिंग करने गए हो या कहीं पे भी गए हो, घर वापस आना है, तो टैक्सी आप बुलाते हो, तो टैक्सी वाले के पास तो सीट नहीं होगी बच्चों की, आमतौर पे नहीं होती। इस वजह से उस सूरत में इजाजत है कि बच्चे बिना सीट के सफर करें आबादी के अंदर टैक्सी में वाले। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन सी। Si realiza una reforma de importancia de su vehículo, एक अहम तब्दीली आप अपनी गाड़ी में करते हो, debe pasar algún tipo de inspección técnica antes de poder volver a circular। तो दोबारा
ड्राइविंग करने से पहले क्या आपको कोई इंस्पेक्शन करवानी चाहिए, कोई उसकी अ, आपको चेकअप उसका करवाना चाहिए, कोई खास तब्दीली की आपने? तो जब भी आप अपनी गाड़ी में कोई अहम तब्दीली करते हो तो उसकी ईते उबे करवानी होती है। उसके बाद गाड़ी को रोड पे लाने से पहले, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी की मोटर तब्दील करते हो, नई मोटर रखवाते हो, एक अहम तब्दीली है। तो मोटर तब्दील करवाने के बाद पहले आपने क्या करवाना है, ईते उबे। उस ईते उबे का क्या नाम होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनारियो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनारियो कहते हैं जो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनारियो वो होती है जो आम रूटीन से हट के होती है। जो आम रूटीन वाली होती है उसको कहते हैं पेरियोडिको वाले। जो एक कार को पहले 4 साल इस्तेस्ना होती है, उसके बाद उसने हर 2 साल बाद करवानी होती है, जब तक 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं होती। तो हर 2 साल बाद जो करवाई जाती है उसे कहते हैं इंस्पेक्शन पेरियोडिका। और जो आप उस पीरियड से हट के करते हो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनारिया वाले। तो अगर कोई अहम तब्दीली आपकी गाड़ी में हुई है तो आपने क्या करना है, वापस सड़क पे आने से पहले इंस्पेक्शन, una inspección técnica extraordinaria। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। सी, debe superar una inspección técnica extraordinaria। ऑप्शन बी में आ रहा है पेरियोडिका। पेरियोडिका ये नहीं होती, पेरियोडिका वो होती है जो आपकी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक होती है। और ऑप्शन सी तो वैसे ही कह रहा है कोई नहीं जरूरत, आपने अपनी वो उसी हिसाब से ही करवानी। अगला सवाल कहता है, si conduce una motocicleta, अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हो, y hay niebla ligera और थोड़ी बहुत धुंध है, ¿qué alumbrado debe utilizar además del posición? पोजीशन वाली जो छोटी लाइट होती है जिसकी रोशनी कोई नहीं होती, उसके साथ आपने कौन सी लाइट आपने इस्तेमाल करनी है? क्या alumbrado debe utilizar? चला मैं क्या रहा हूं, मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे मुझे इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मोटरसाइकिल पे लाजमी नहीं है किसी भी किस्म की फॉग लाइट। धुंध वाली लाइट लाजमी नहीं है, ना आगे वाली ना पीछे वाली, ऑप्शनल है। तो अगर थोड़ी बहुत धुंध है तो कौन सी मैं लाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ऑप्शन ए कहता है लूस antiनिebla delantera, सी la lleva, अगर है तो वो लूस de corto o largo, छोटी लाइट या बड़ी लाइट। ऑप्शन बी कहता है आगे वाली या पीछे वाली फॉग लाइट, ई लूस de corto alcance। और ऑप्शन सी कहता है लूस antiनिebla trasera। अब एक और चीज जो मेरी यहाँ पे अगर क्लियर होगी तो ये सवाल मैं आंखें बंद करके जवाब दे दूंगा, वो ये कि जब थोड़ी बहुत धुंध होती है तो किसी सूरत भी मैं पीछे वाली अंतिनियबला त्रासेरा नहीं ऑन कर सकता। अगर मुझे ये क्लियर है तो मुझे पता है ऊपर क्या कह रहे हैं, नियबला लिखेरा, थोड़ी बहुत धुंध है। तो यहाँ पे अंतिनियबला त्रासेरा आ रहा है, ये दुरुस्त नहीं हो सकता। यहाँ पे अंतिनियबला त्रासेरा आ रहा है, ये दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन है। अगला सवाल, en un paso a nivel o sus proximidades, एक जेब्रा क्रॉसिंग या उसके आसपास, está permitido adelantar, तो क्या हमें इजाजत है ओवरटेक करने की? तो नॉर्मा जनरल तो ये कहता है नहीं कर सकते वाले, ना ही इसके इर्द गिर्द कर सकते हैं और ना ही पासो para peatones जेब्रा क्रॉसिंग के आसपास या उसके ऊपर हम कर सकते हैं ओवरटेकिंग। इजाजत कब है? तो इजाजत ये है कि अगर आप एक जेब्रा क्रॉसिंग के पास हो तो ओवरटेकिंग की सिर्फ एक गुंजाइश है, वो ये कि जब आप 2 टायरों वाली गाड़ी को ओवरटेक करते हो तब आप कर सकते हो, वरना नहीं जाते। और जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से जब आप गुजर रहे हो, पासो पारा पेatones के ऊपर से गुजर रहे हो या उसके प्रोक्सिमिडादेस पे, तो सिर्फ उस स्पीड, इतनी कम स्पीड पे ओवरटेक करने की इजाजत है कि जो किसी भी वक्त आप रुक जाएं। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर मेरे जहन में है कि फाटक पे 2 टायरों वाली गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाजत है और पासो पारा पेatones पे कम स्पीड से, बस ये दो कह लें गुंजाइशें हैं, वरना नहीं इजाजत। इसलिए यहां पे फिर दुरुस्त जवाब हुआ मेरा ऑप्शन बी, सी, cuando se adelante a vehículos de 2 ruedas que no impiden la visibilidad lateral। 2 टायरों वाली गाड़ी को जब मैं ओवरटेक करूंगा जिनसे मुझे उनकी दूसरी साइड पे नजर आ रहा है तो इजाजत है। अगला सवाल,
Al elegir un casco para conducir una motocicleta, ¿qué debe tener en cuenta? जब आप चूज करते हो एक हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने के लिए तो आपके जहन में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है कि उससे जब वो खुला हुआ हो तो सार ना निकले बाहर, जिसका मतलब है हर वक्त आपने पहने ही रखना है। मतलब अगर वो खुला हुआ है, देश abrochado का मतलब है खुला हुआ है, तो सर बाहर ना निकले। ऑप्शन बी कहता है कि tenga ventilación, कि उसके हवा का अखराज हो उससे या हवा दाखिल हो सके। और ऑप्शन सी कहता है कि baile en la cabeza al moverlo, मतलब आप उसको हिलाएं तो वो बहुत ज्यादा हिले, डांस करे। एक तो चीज है वो मेरा बाकायदा तौर पे मेरे साइज का होना चाहिए, फिट होना चाहिए, बाइलार नहीं करना चाहिए उसे। ऑप्शन सी गलत हो गया। और दूसरा ये कि अगर वो खुला हुआ है तो मेरा सार बाहर निकलना चाहिए, 24 घंटे में उसको नहीं पहन सकता। दुरुस्त जवाब ये है कि उसके ऊपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, ताकि जो भाप बन जाता है आंखों के सामने वो ना बने। ¿Qué obligación tiene si observa que otro vehículo tiene propósito de adelantarle utilizando el carril izquierdo contiguo al suyo? आपको क्या करना चाहिए जब आप शीशे से देखते हो कि पीछे वाली गाड़ी आपको ओवरटेक करने लगी, आपके पास से गुजरने लगी है ओवरटेक करते हुए? ऑप्शन ए कहता है स्पीड कम कर दे। ऑप्शन बी कहता है इशारे के साथ उसे उसे बताएं कि तुम आसानी से ओवरटेक कर सकते हो। और ऑप्शन सी कहता है ceñirse al borde derecho de la calzada, मैं अपनी जिस सड़क पे जा रहा हूँ, जिस ट्रैक पे जा रहा हूँ, उसके दाएं जाने वाले किनारे के और पास हो जाऊं। तो क्या मुझे करना चाहिए? मैं किनारे के पास हो जाऊंगा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। ceñirse का मतलब होता है साथ हो जाना। El semáforo está en verde, ये जो इशारा है ये ग्रीन है, pero la intersección está saturada, लेकिन आप देख सकते हैं जो चौक है उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। saturada का मतलब होता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ¿Qué debe hacer? आपको क्या करना होगा? ऑप्शन ए कहते हैं entrar en la intersección, क्योंकि इशारा आपको इजाजत दे रहा है, आपका ग्रीन सिग्नल है तो दाखिल हो जाए। ऑप्शन बी कहते हैं esperar, जब तक गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती वेट करें वहां पे। और ऑप्शन सी कहता है स्पीड दें ताकि जल्दी से निकल जाए। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए जब मुझे पता है मेरा इशारा तो मेरा ग्रीन है लेकिन मैं चौक पार नहीं कर सकूंगा? तो क्या करना है मुझे? ऑप्शन बी, esperar hasta que haya un espacio para cruzar sin cerrar el paso. Como peatones, los niños menores de 10 años son especialmente vulnerables. As a pedestrian, as a peatones, पैदल चलने वाले 10 साल से जो कम बच्चे होते हैं वो ज्यादा vulnerables होते हैं, मतलब उनके लिए ज्यादा खतरा होता है। बाकी कुछ वजूहात के साथ साथ एक वजह यह भी है, porque su campo visual es, कि उनको जो दिखाई देता है, मतलब मैंने आंखें खोली हुई हैं, जो कुछ मुझे नजर आ रहा है ये मेरी कंपो विसुआल है। तो उनकी कंपो विसुआल को क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है मेनोर के पर्सोनास अडल्टास, बड़े लोगों से, बड़ी एज के लोगों से उनकी कंपो विसुआल कम होती है, उनको कम नजर आता है। ऑप्शन बी कहता है इगुअल के लोस adultos, बड़ों की बराबर की होती है। और ऑप्शन सी कहता है मायोर के el de los adultos, बड़ों से ज्यादा। तो 10 साल से जो कम बच्चा होता है, एक तो उसकी हाइट बहुत कम होती है। हाइट कम होने की वजह से क्या होता है, उसको ठीक तरह से नजर नहीं आता, क्योंकि जितना आपका ऊंचा कद होगा आपको ज्यादा आपकी कंपो भी सवाल होती है। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, menor que el de adultos. En los túneles y pasos subterráneos, टनल्स में या कोई भी अंडरग्राउंड रोड होता है उस पे, está permitido parar o estacionar, क्या आपको इजाजत है पारार करने की या स्टेशनर करने की? ऑप्शन ए कहता है पारार सी, स्टेशनर नो। ऑप्शन बी कहता है दोनों में से कोई भी नहीं। और ऑप्शन सी कहता है स्टेशनर कर सकते हो, पारार नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज तो मुझे यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जहां पे पार्किंग की इजाजत होगी, पारार की नहीं है। इस वजह से इस तरह का ऑप्शन जो होगा ना जिसमें स्टेशनर की इजाजत हो पारार की ना हो, वो तो आंखें बंद करके उसको दिस्कारतार कर दें कि ये तो नहीं हो सकता। अब टनल के अंदर या अंडरग्राउंड सड़क पे क्या आपको गाड़ी रोकने की इजाजत है? नो। ऑप्शन बी, ना पारार ना estacionar. Una persona en silla de ruedas, एक बंदा जो सी व्हील चेयर पे है,
puede circular por una carretera que no disponga de espacio reservado para peatones? तो क्या वो ऐसे रोड पे से गुजर सकता है जहां पे पैदल चलने वालों के लिए खास मखसूस जगह नहीं है? ऑप्शन ए कहता है सोलो सीला सिया tiene मोटर, अगर वो व्हीलचेयर मोटर वाली है तब सिर्फ उस वक्त। ऑप्शन बी कहते हैं हाँ जा सकता है आर्सेन पे, अगर वो त्रासीतावले है, या अगर वो आर्सेन भी नहीं है तो कालसादा के साथ राइट साइड वाली जगह पे मैं जा सकता। ऑप्शन सी कहता है नो। तो दुरुस्त जवाब यहाँ पे कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। ये भी उन्हीं उसी ये भी उसी ग्रुप में है जिसमें मैंने कहा है आप लोगों को कि ये इनके लिए लाजम है कि ये आर्सेन पे से गुजरे। अगला सवाल। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये उसी ग्रुप में आता है जो आर्सेन पे जा सकता है, जो शुरू में मैंने आपको बताया, जिसमें सिक्लोस है, सिक्लोमोटोर है, इसमें जो साइकिल की रेस वालों के पीछे जो गाड़ी होती है वो, ये मजदूर लोगों वाली, इस तरह की ये सारे जा सकते हैं, इसमें आर्सेन पे जा सकते हैं। अगर आर्सेन नहीं है तो सड़क के दाएं जाने पे। अगला सवाल। De entre los distintos factores de riesgo implicados en accidentalidad, el mal estado de los neumáticos y de los amortiguadores son parte del। जो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं एक्सीडेंट की, अ, उनमें जो टायर हैं इनकी हालत ठीक ना होना, और जो स्प्रिंग होते हैं, जो शाख होते हैं गाड़ी के, वो ये किस किस्म की वजूहात का हिस्सा है? इंसानी गलती या इंसानी वजूहात, फैक्टर वेहिकुलो या फैक्टर बी या ई एंटोर्नो? तो क्योंकि दोनों चीजें, टायर और शाफ्ट दोनों गाड़ी की हैं, इस वजह से यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, ये फैक्टर वेहिकुलो है। अगर टायर फटने से एक्सीडेंट होता है तो कहा जाएगा फैक्टर वेहिकुलो की गलती है। अगर गाड़ी की शाख की वजह से ठीक तरह से ब्रेक नहीं लगती तो फैक्टर वेहिकुलो है। हाँ, अगर बंदे ने नशा किया हुआ है तो फैक्टर उमान। अगर सड़क पे एक बहुत बड़ा खड्डा है तो क्या होगा? फैक्टर बिया। अगला सवाल। A los conductores, ड्राइवरों को, les está permitido modificar, trasladar o tirar la señalización instalada en una vía? तो क्या ड्राइवरों को इजाजत है सड़क पे जो मुख्तलिफ किस्म के चीजें रखी जाती हैं, जो निशान मोबिलेस होते हैं, जिनको आप उठा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, क्या उनको इजाजत है कि वो उठा के कहीं और रख दें? ऑप्शन ए कहता है नो, साल्वो काउसा जुस्टिफिकादा, नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई खास वजह है तो, जिसे वो जस्टिफाई कर सके। ऑप्शन बी कहता है हाँ, नॉर्मा जनरल कहता है कर सकते हैं। हाँ, आउब्रास वाली हैं तो फिर नहीं, वरना कर सकते हैं। और ऑप्शन सी कहता है सी, siempre que sean señales circunstanciales o de balizamiento। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई खास वजह है जिससे एक्सीडेंट का खतरा होता है, तो फिर उनको हटा हटा सकते हैं वहां से। La depresión es una enfermedad que, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि, ऑप्शन ए कहता है puede afectar a las capacidades de conducción, ड्राइविंग की सलाहियत पर असरअंदाज हो सकती है। ऑप्शन बी कहता है es mejor no tratar con medicamentos, इसकी मेडिसिन लेना बेहतर नहीं है। और ऑप्शन सी कहता है नो अफेक्ट a las capacidades de conducción, ड्राइविंग की सलाहियत पर असरअंदाज नहीं होती।
तो यहाँ पे हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, puede afectar a las capacidades para conducir con seguridad. Respecto a la velocidad anormalmente reducida, कम से कम जो स्पीड है उसको अगर आप ध्यान में रखें तो a qué velocidad mínima, कम से कम किस स्पीड पे, salvo causa justificada, बिना किसी वजह के, debería circular un automóvil que arrastra un remolque, एक गाड़ी जिसके पीछे ट्रॉली लगी हुई है वो एक आम रोड पे, carretera convencional पे कम से कम किस स्पीड पे जाएगी। अब इसी क्लास के शुरू में हमने ये चीज कमेंटार की है, इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक गाड़ी जिसके पीछे रिमोल्क लगा हुआ है तो वो कम से कम किस स्पीड पे जाएगी, कार्रेटेरा कॉन्वेंशनल पे। अब मुझे इसके लिए जल्दी से ये पता होना चाहिए कि ये किस ग्रुप में है, क्योंकि आबादी से बाहर जो स्पीड है वो ग्रुप पे डिपेंड करती है। ग्रुप 1 तेज तरीन गाड़ियों वाला है, जिसमें कार, मोटरसाइकिल, ऑटो कारावाना और पिकअप है। ग्रुप 1 इसमें तो इसका नाम नहीं आया। ग्रुप 2 इसमें ऑटोबुस होती, डेरिवादो दे तुरिस्मो और व्हीकलो मिक्स होता है, इसमें भी नहीं है कोई रिमोल्के वाला। अब ये फिर आ गई ग्रुप 3 में, जिसमें बाकी सारी गाड़ियां हैं। तो ग्रुप 3 की ऑटोबिया ऑटोपिस्ता पे तो मुझे पता है स्पीड है 90 और carretera convencional पे है 80। तो यहां पे मेरे से ये पूछ रहे हैं कम से कम स्पीड कितनी है। तो यहां पे ऑटोबिया ऑटोपिस्ता पे इनकी कम से कम कितनी स्पीड है, अमन आप बताओ। तीसरे ग्रुप की ऑटोबिया ऑटोपिस्ता पे कम से कम कितनी स्पीड है। अमन स्पीड बताओ, मैंने उनकी मैक्सिमम स्पीड लिखी है, मुझे उनकी कम से कम स्पीड बताओ लिख के। ऑटोबिया ऑटोपिस्ता पे 90 स्पीड है, तीसरे ग्रुप की 90 स्पीड है मैक्सिमम, तो उनकी कम से कम कितनी स्पीड होगी। 40, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फरहान, फरहान आप बताओ। 60, muy bien। ऐशा आप बताओ। 60, muy bien। ए, हिना 45, क्या बात है माशाल्लाह। पता नहीं दिमाग आप घर रख के या किसी किचन में रख के क्लास लेने आ जाते हो। समरीन 40, muy bien। तो यहाँ पे दिमाग को खोल लिया करें। 3 दफा जब एक ही क्लास में एक चीज बताई जाती है और इतनी क्लियर बताई जाती है कि ऑटो या ऑटो पिस्ता पे सबकी मिनिमम स्पीड सेम है, तो फिर तो कम से कम उसको थोड़ा सा तो रिटेन कर लिया करें, 1 घंटा तो इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लिया करें। तो तीनों ग्रुपों की मिनिमम स्पीड 60 है, मुझे नहीं पता मैक्सिमम कितनी, लेकिन मिनिमम सबकी 60 है। वो जो 50% वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ कार्रेटेरा कॉन्वेंशनल पे है, आम रोड पे है। अगर यहां पे अगर यहां पे 40 है तो फिर क्या होगी, 80 है तो फिर होगी 40। दूसरे ग्रुप की अगर 90 है तो उसकी होगी 45। पहले ग्रुप की अगर 90 है तो होगी 45। 50% सिर्फ आम रोड पे देखना है, ऑटोबिया ऑटोपिस्ता पे नहीं देखना। ऑटोबिया ऑटोपिस्ता पे सबकी 60 है। सीसी की क्यों बताइए, मैं ऑटोबिया की पूछ रहा हूं और तुमने 45 करते रखो, मैं फिनाल की अपने पास से बता दिए। तो यहां पे फिर दुरुस्त जवाब कौन सा हुआ, एक आम गाड़ी जिसके पीछे, कोई भी गाड़ी जिसके पीछे रिमोल किया है वो ग्रुप 3 का हिस्सा है। अगर ग्रुप 3 का हिस्सा है तो मैक्सिमम उसकी 80 है, तो मुझे पता है मिनिमम कितनी है, 40। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल, el permiso de circulación es obligatorio para los remolques y semirremolques। ये जो permiso de circulación है
ये रेमोल्केस और सेमी रेमोल्केस के लिए लाजमी है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? ऑप्शन ए कहते हैं जिनका मासा मैक्सिमा 750 से ज्यादा का ना हो। ऑप्शन बी कहता है जिनका 750 से ज्यादा हो। और ऑप्शन सी कहता है कोई भी मासा मैक्सिमा हो। तो ये प्रॉपर अपनी परमिसो de circulación ये उनके लिए होती है जिनका मासा मैक्सिमा, जिन रेमोल्केस का, वैसे गाड़ी तो सबके लिए लाजमी है, लेकिन जो ट्रॉलियां होती हैं, रेमोल्केस होते हैं, सेमी रेमोल्केस होते हैं, जो 750 से ज्यादा के होते हैं उनके लिए लाजमी होता है ऑप्शन बी। और इनको कहते क्या है? जो 750 या इससे कम के होते हैं उनको कौन क्या कहते हैं, और जो ज्यादा के होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो 750 केजी से ज्यादा के होते हैं उनको कहते हैं नो लिखेरो, रेमोल्के नो लिखेरो। और जो 750 या इससे कम के होते हैं उनको कहते हैं लिखेरो। लिखेरो का मतलब होता है हल्के। अगला सवाल। अच्छा, यहां पे फिर दुरुस्त जवाब था ऑप्शन बी। En vías fuera de poblado, आबादी से बाहर जो सड़कें होती हैं, que no dispongan de espacio especialmente reservado para ellos, a los peatones les está permitido circular por su derecha। तो क्या peatones को, पैदल चलने वालों को इजाजत है कि वो राइट साइड पे, सड़क की राइट साइड पे चलें? ऑप्शन ए कहता है नो, इन निंगुन कासो, किसी सूरत में भी नहीं। ऑप्शन बी कहता है सी, los peatones siempre circularán por su derecha en este tipo de vías। और ऑप्शन सी कहता है solo excepcionalmente si existen razones de seguridad। किसी खास वजह के लिए, किसी खास वजह पे राइट साइड पे चल सकते हैं, वरना नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि आबादी से बाहर जो fuera de poblado जो सड़कें होती हैं, वहां पे जो पैदल चलने वाले हैं, नॉर्मा जनरल कहता है वो लेफ्ट साइड पे चलेंगे, सड़क की लेफ्ट साइड पे। आमतौर पे गाड़ियां या बाकी किस साइड पे जाते हैं? राइट साइड पे। लेकिन पैदल चलने वाले आबादी से बाहर राइट साइड पे नहीं जाएंगे, बल्कि लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ताकि आने वाली गाड़ी को सामने से देख सके। लेकिन अगर बहुत ज्यादा खतरनाक हो लेफ्ट साइड पे जाना, मतलब आप जस्टिफाई कर सकें कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा खतरनाक था, इस वजह से मैं राइट पे आया हूं, सिर्फ उस सूरत में आप कर सकते हो, वरना कहां पे चलना है पैदल चलने वालों ने? आबादी से बाहर लेफ्ट साइड पे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। Cuando, cuando existe hielo en la vía, जब सड़क पे बर्फ होगी, cómo deberá circular, आपको कैसे गाड़ी चलानी होगी? ऑप्शन ए कहता है pisando el pedal de freno de forma intermitente। ब्रेक को इस तरह से प्रेस करें, पाँव उठा लें, प्रेस करें पाँव उठा, इसको कहते हैं इंटरमिटेंटे। इस तरह से ब्रेक लगानी है। ऑप्शन बी कहता है क्लच प्रेस करके। और ऑप्शन सी कहता है बहुत कम स्पीड पे, ताकि ब्रेक ना लगानी पड़े। तो बर्फ पे जब आप ब्रेक लगाते हो तो अक्सर क्या होता है, गाड़ी स्लिप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से ब्रेक कम से कम लगानी चाहिए। अगर ब्रेक कम से कम लगानी है तो मैं किस स्पीड पे जाऊंगा? ऐसी स्पीड जिस पे ब्रेक लगानी ना पड़े, मतलब बहुत कम। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। La carga de este camión sobresale por su parte trasera। इस कामियोन का जो सामान है वो पीछे से बाहर निकल रहा है। ¿Cómo debe transportarse? कैसे उसे ले जाना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है señalizada, उसकी निशानदेही करके, protegida, उसको ठीक तरह से प्रोटेक्ट करके, en la parte que sobresale, जिस साइड पे वो गुजर रहा है उस साइड से। ऑप्शन बी कहता है protegida señalizada con la luz blanca o amarilla, व्हाइट या येलो कलर की लाइट के साथ इसको señalizar करे। और ऑप्शन सी कहता है señalizada con la luz roja y un dispositivo reflectante rojo। तो जब पीछे से सामान निकल रहा है काम्योन का, पहली बात तो यह है कि मुझे पता होना चाहिए कि एक काम्योन से सामान पीछे अगर निकल सकता है तो कितना निकल सकता है। और दूसरी चीज ये कि अगर निकल निकल रहा है तो उसको सेंयलिसार कैसे करना है, उसकी निशानदेही कैसे करनी है। तो सामान निकलने की अगर बात करें तो कोई भी जो गाड़ी होती है
सामान वाली veículo de transporte de mercancías, ट्राला वगैरह, उसका दो चीजें हैं। अगर तो वो उसकी लंबाई 5 मीटर से कम है तो आगे से उसकी लंबाई का 1/3 और पीछे से भी 1/3 बाहर निकालने की इजाजत है। लेकिन अगर वो ट्राला 5 मीटर से बड़ा है तो फिर आगे से 2 मीटर और पीछे से 3 मीटर सामान निकलने की इजाजत है। ये तो हो गया सामान कितना निकल सकता है। अब क्या करना है, उसकी निशानदेही करनी है, सेंयालिसार करना है। तो पहली बात तो यह है कि जहां जब भी किसी भी गाड़ी से सामान निकलेगा तो इस पैनल के साथ हमने सेंयालिसार करना है। और अगर रात है तो पीछे किस कलर की लाइट होगी, जैसी बाकी सारी लाइटें होती हैं पीछे, रेड कलर की। इसका मतलब है ये जो ब्लैंक वाला है इसको डिस्कतार कर दें। और आप पीछे रेड कलर की और आगे व्हाइट कलर की लाइट सिग्नलिजार करेंगे। वाले डिस्पोजिटिव रिफ्लेक्टांते, इसकी ये मतलब सिग्नलिजार करने के का मतलब काम नहीं आता। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका यहां पे ऑप्शन है, señalizada y protegida en la parte que sobresale। Si va a realizar un viaje, es importante elegir la hora de salida। अगर आप सफर करने लगे हो तो सुबह मतलब जो जिस वक्त आप स्टार्ट करोगे सफर, उसको चूज करना या उसकी क्या अहमियत है, वो जरूरी है या नहीं। ऑप्शन ए कहता है नो इज नेसेसरी, लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कुछ और वजूहात के साथ साथ बेहतर है कि हम इस बारे में भी सोचें कि आया सूरज मुझे सामने से पड़ेगा या नहीं। अगर मैं सुबह के वक्त निकलता हूँ लोग्रोño से बार्सिलोना की साइड पे जाता हूँ तो सुबह सुबह सूरज निकलता है तो हर वक्त ज्यादा सफर का हिस्सा मेरी आंखों में पड़ेगा। तो मैंने कोशिश करनी है कि अगर हो सके तो मैं शाम के या मतलब por la tarde सफर का आगाज करूं जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाए। सुबह सुबह ना करूं क्योंकि उन्हें सामने से पड़ना। और अगर मैंने मैड्रिड जाना है तो मैंने सुबह के वक्त अगर जाऊंगा तो सूरज मेरे पीछे होगा, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर शाम के वक्त जाऊंगा तो सूरज सामने से पड़ेगा। इस वजह से ये चीज भी जहन में रखनी है कि बाकी वजूहात के साथ साथ सूरज भी आपको दिसलुम्बरार कर सकता है। अगर पॉसिबल हो तो उसको मद्देनजर रख के सफर का आगाज करें। दुरुस्त जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी। Durante la noche, रात के वक्त, es recomendable circular con el alumbrado interior encendido। तो क्या रिकमेंड किया जाता है कि आपकी गाड़ी की अंदर वाली लाइटें ऑन हो। ऑप्शन ए कहता है सी, क्योंकि इससे ड्राइवर को दिसलुम्बरामीन तो नहीं होती, ड्राइवर की आंखों में दूसरों की लाइटें नहीं पड़ती। ऑप्शन बी कहता है सोलो सिलाबिया नो está iluminada, अगर सड़क पे रोशनी नहीं है फिर कर सकते, रिकमेंड किया जाता है। और ऑप्शन सी कहता है नो porque se ve peor, puede ser peligroso, ठीक से नजर नहीं आता और ये खतरनाक हो सकता है। और यही इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी। रात के वक्त गाड़ी की अंदर वाली लाइटें बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उनको ऑन रखें। ¿Qué vehículos como norma general pueden acceder a una vía cuya entrada se encuentra esta señal? कौन सी गाड़ियां दाखिल हो सकती हैं उस सड़क पे जिसके सामने ये निशान है। अच्छा, ये निशान जब भी इस तरह का निशान आए और इस तरह से धुएं का निशान साथ में हो तो मुझे पता है ये आलूदगी के हवाले से कह रहे हैं मुझे। पहले नंबर पे तो जब गाड़ी का निशान है और ये पूरा निशान है रेड कलर का, इसका मतलब है ये सारी गाड़ियां नहीं जा सकती। मुझे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती, कोई भी गाड़ी यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। और नीचे एक पानेला कॉम्प्लीमेंटारियो जो इसको पूरा कर रहा है कॉम्प्लीमेंटार का, उस पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, सिवाय। सिवाय किन के, जिनके ऊपर जीरो का स्टिकर है वो जा सकती हैं, एको का स्टिकर है वो जा सकती हैं, और सी का स्टिकर है वो जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि vehículos pueden acceder, कौन कौन सी गाड़ियां जा सकती हैं, जीरो वाली, एको वाली और सी वाली। ऑप्शन दुरुस्त है इसका, ऑप्शन ऑप्शन सी। अगर मेरी गाड़ी पे बी या ए का स्टिकर है तो मैं जा सकता हूं, नो, क्योंकि वो सिर्फ वो जा सकते हैं जिनका स्टिकर नीचे लिखा हुआ हो। Entre la puesta y la salida del sol puede encender el alumbrado de largo alcance en caso de niebla। तो रात के वक्त क्या आप बड़ी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर धुंध पड़ रही है तो। ऑप्शन ए कहता है está prohibido,
ये ममनू है। ऑप्शन बी कहता है सी, प्रोकुरांदो नो deslumbrar a otros usuarios। हाँ, कर सकते हैं, कोशिश करें कि दूसरों को उससे deslumbrar ना करें, उनकी आंखों में लाइट ना पड़े। और ऑप्शन सी कहता है सोलो इन carretera con un carril para cada sentido। हर साइड के लिए अगर एक ट्रैक है तो फिर कर सकते हैं। ऑप्शन सी का तो कोई तुक ही नहीं बनता, मतलब ट्रैक्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप बड़ी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं। बड़ी लाइट का मैं कब इस्तेमाल कर सकता हूँ? रात के वक्त, जब 40 से मेरी स्पीड ज्यादा होगी। नंबर दो, मैं आबादी से बाहर हूं, बिया इंटर उर्बान है। और नंबर तीन, इनसुफिशियंटमेंट इल्यूमिनादा है, मतलब रोशनी नहीं है या रात का वक्त। अगर ये तीनों चीज पूरी हो रही हैं तो मेरी ये लाजम है कि मैं बड़ी लाइट का इस्तेमाल करूं। अगर मेरी 40 से ज्यादा स्पीड नहीं है तो फिर भी क्या मैं बड़ी लाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन लाजमी नहीं है। किस चीज को मैंने, बेशक ये तीनों मेरी पूरी हो, फिर भी मैंने ध्यान किस चीज का रखना है कि मैं किसी को दिसलुम्बरार ना करूं, किसी की आंखों में वो लाइटें ना पड़े। इसलिए यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, सी। मैं कर सकता हूं, लेकिन procurando no deslumbrar a otros usuarios। Está permitido la circulación de vehículos cuyo nivel de emisión de ruidos supere los límites establecidos। ऐसी गाड़ियों का चलना, क्या उसकी इजाजत है ऐसी गाड़ियों के चलाने की जिनकी रुइदो, जिनका आवाज लिमिट से ज्यादा है? तो अगर लिमिट रखी जाती है वो इसी वजह से रखी जाती है कि उससे ऊपर गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती। इसलिए कोई भी इस तरह का सवाल हो जिसमें आपको कहा जाए लेवल से ज्यादा धुआं मार रही हैं, लेवल से ज्यादा आवाज दे रही हैं, लेवल से ज्यादा आलूदगी पैदा कर रही हैं, तो क्या वो गाड़ियां चलाई जा सकती हैं? तो जवाब होगा हमेशा नो, जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन है। अगला सवाल कहता है si sopla fuerte viento lateral izquierdo। आप गाड़ी चला रहे हो और लेफ्ट साइड से तेज हवा आ रही है। para corregir las desviaciones del vehículo, हवा की वजह से गाड़ी इधर उधर ना हो जाए, mantener su trayectoria और सीधी रखने के लिए एक कार के ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है sujetar el volante con suavidad y circular a velocidad reducida por el arcén। आराम से स्टीयरिंग को पकड़ें और आर्सेन पे जाए, कम स्पीड के साथ। ऑप्शन बी कहता है sujetar el volante con firmeza। ठीक, मजबूती से स्टेयरिंग को पकड़ें, लेकिन बिल्कुल उसे रिगिडेस के साथ नहीं। रिगिडेस होता है मतलब एक ही जगह पे बिल्कुल उसे जाम कर देना। बिना रिगिडेस के जोर से पकड़ें और tirar de él hacia la derecha, राइट साइड पे उसको थोड़ा सा लेके जाएं। और ऑप्शन बी कह रहा है बिल्कुल सेम ही चीज, लेकिन उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि हवा की वजह से मैं अपनी गाड़ी को आरसेन पे नहीं दिया जा सकता। एक कार को आप आरसेन पे नहीं चला सकते बिना किसी खास वजह के कि वो खराब हो गई या ये कोई भी वजह। इस वजह से ऑप्शन ए तो दुरुस्त नहीं हो सकता कि मैं उसे कम स्पीड लेकर हवा की वजह से आरसेन पे चला जाऊं। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए हैं, दोनों में मजबूती से स्टीयरिंग को पकड़ना है बिना ब्लॉक किए। एक कह रहा है उसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ घुमा के, और दूसरा कह रहा है लेफ्ट साइड की तरफ घुमा। अब आप सोचें, अगर आप जा रहे हैं और आपको लेफ्ट साइड से हवा आ रही है तो वो किस तरफ आपकी गाड़ी को लेके जा रही है? अगर लेफ्ट साइड से जोर से हवा आ रही है तो आपकी गाड़ी बिना कुछ किए किस तरफ जा रही है? ऑटोमेटिकमेंटे राइट साइड। तो उसकी करेक्शन मैं कैसे करूंगा? स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा के थोड़ा सा। इसलिए दुरुस्त जवाब यहां पे ऑप्शन सी, sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez y tirar de él hacia la izquierda। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और इसके साथ हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।